Hello students, I hope you all are safe and sound at home. तो आज हम अपना एक केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सेकंड चैप्टर आपका चल रहा है पहले। यहीं पे एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। अगर हम बात करें आईआईटी की, नीट की, जेई की, तो अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है बेटा। तो अब जब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट हम पढ़ेंगे उसको डिस्कस करूंगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जानते भी हो। टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड आपने पढ़ी थी, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। बॉन्ड पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेविस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। वैलेंस बैंड थ्योरी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस पढ़ेंगे। ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। वीएससीपीआर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और एमओटी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये सारा कंटेंट था जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ये बेसिक है बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक है। हर जगह इसके क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे। एक तरह से बोल सकते हैं 12th के लिए बैकबोन है ये चैप्टर, इसका आना आपको जरूरी है। ठीक है भाई, तो इसको मिटाता हूं मैं और स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को बिना टाइम खराब करे। तो बेटा केमिकल बॉन्डिंग जब भी हम चैप्टर को डिस्कस करते हैं तो माइंड में दो तीन क्वेश्चन आते हैं कि सर मान लीजिए मेरे पास कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल कोई एल्युमिनियम की रोड है। वो एल्युमिनियम रोड बनी कैसे? किसी ना किसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, एल्युमिनियम के पार्टिकल से बार बार जुड़ के बनी है। तो कोई ना कोई फोर्स है जो उसको क्या करता है, आपस में जोड़ता है। तो वो फोर्स कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है, और वो इतनी मजबूत है तो क्यों है, वो सब इसके अंदर हम चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। जो अट्रैक्टिव फोर्स केमिकल स्पीसीज को जोड़े रखती है, ठीक है ना, जो अट्रैक्टिव फोर्स केमिकल स्पीसीज को जोड़े रखती है उसी को क्या बोलते हैं हम, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम, वो बात करेंगे कि सर काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या है। क्या पढ़ेंगे हम? काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, ध्यान से देखोगे तो मतलब बोर होने की जरूरत नहीं है भाई। पीछे म्यूजिक नहीं चलने वाला कि सोचोगे पीछे म्यूजिक चलेगा, साउंड लीड लगा के कानों में और सुनोगे इसको। ध्यान देना इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूं काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के काज क्या है, कारण क्या है? एटम आपस में कंबाइन क्या होते हैं? तो एक पुरानी थ्योरी चली आ रही है जिसको हम पढ़ते हैं। पहली है कि टू अचीव octet configuration, to achieve octet configuration, to achieve octet configuration, कोई भी मॉलिक्यूल है, जिन भी एटम से जुड़ के वो बना है, तो उसके अंदर एटम है जो भी, वो एलिमेंट क्या चाहता है कि मैं मेरा ऑक्टेट को कंप्लीट करूं। या ये बोल सकते हैं टू अचीव ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, या ये भी बोल सकते हैं टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भाई, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेस आपकी कौन कौन सी, थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। हीना, नीना और करीना। जीरोस्कोपी बोला रहने दे। हीना, नीना और करीना, जीरोस्कोपी बोला रहने दे। ये आपकी नोबल गैसेज है। हीलियम को थोड़ी देर छोड़ देता हूं, एक्सेप्शन है।
बात करता हूं नीना और करीना की, तो नीना और करीना जीरोस्कोपी बोला रहने दे, इन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। क्या कंप्लीट रहता है? ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। ऑक्टेट कंप्लीट कहने का मतलब इन सभी की लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी वजह से ये क्या होती है, सारी नोबल गैसेज स्टेबल होती है। सही बात है ना भाई? हर एक इंसान कहां भागना चाहेगा? स्टेबिलिटी की तरफ भागना चाहता है, और ये नोबल गैसेज क्या है? स्टेबल है। बाकी जो मान लीजिए एक स्टूडेंट क्लास के अंदर इंटेलिजेंट है और बाकी थोड़े से पढ़ाई में कमजोर है, तो कमजोर वाले बच्चे क्या सोचेंगे कि मैं भी उन जैसा हो जाऊं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनकी तरफ भागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत में भाई कुछ ना कुछ आपको लॉस भी करना पड़ेगा, और कुछ उसकी वजह से आप गेन भी करोगे। सही है ना भाई? तो यही चीजें यहां पर होती है। तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए क्या करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और क्या अटेन कर लेते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब उनकी भी लास्ट सेल में क्या हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और वो क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है बेटा? ये बोलता है हमें, इस रूल को हम क्या बोल देंगे? दिस रूल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ये रूल हो जाएगा ऑक्टेट रूल। इस रूल को ऑक्टेट रूल बोल देते हैं। तो आपको समझ में आया? ऑक्टेट रूल पूछे तो क्या बताओगे भाई? कोई भी एलिमेंट है जिसकी लास्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो वो चाहे इलेक्ट्रॉन लॉस करे चाहे गेन करे, वो अपनी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन, जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और वो भी कैसा बन जाएगा? नोबल गैसेज जैसा बन जाएगा। ठीक है भाई? तो ये बोला जाता था कि भाई कोई भी का जो केमिकल बॉन्डिंग होता है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है। जैसे छोटी सी चीज आपको बताता हूं मैं। फॉर एग्जांपल आप 10th में भी पढ़ के आए हैं, आपके पास सोडियम है। क्या आपके पास सोडियम है? मान लीजिए सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर? 11 है। अब वैलेंसी की बात करूं, सिंपल वे से बता रहा हूं आपको, 2 8 1 आप लिखते थे 10th क्लास में। आपको याद हो तो एक चीज बताई जाती थी, बेटा इस लास्ट वाली सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करो, या इस एक को भी क्या कर दो? लॉस कर दो। तो सोडियम क्या करता था भाई? 7 इलेक्ट्रॉन लाने से अच्छा है मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को ही क्या कर दूं? लॉस कर दूं। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता था? लॉस कर देता था। और उसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते थे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते थे। उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता था, और वो क्या बन जाता था? स्टेबल बन जाता था। तो ये रूल क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्टेट रूल। अब ये रूल कई जगह ये रूल फेल होने लगा। कैसे? देखो, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन था, आपको याद हो, या मेरे पास लिथियम था जिसका एटॉमिक नंबर 3 था बेटा। आप जब इसकी वैलेंसी लिखते थे तो क्या लिखते थे? 1। और जब आप लिथियम की लिखते थे तो क्या लिखते थे? 2 1। सही है ना? तो याद हो तो आपको मैंने बताया था 10th क्लास में कि बेटा ये जो हाइड्रोजन है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, इसके एक इलेक्ट्रॉन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसकी सेल में? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या बन जाएगा? स्टेबल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? हीलियम जैसा बन जाएगा। किस जैसा बन जाएगा? हीलियम। क्योंकि हीलियम भी तो क्या है? नोबल गैसेज है। यहां पर ऑक्टेट ना कंप्लीट होके बेटा डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, और डुप्लेट की वजह से ये स्टेबल हो रहा है। तो यहां पर तो ऑक्टेट रूल नहीं लगा, तो यहां भी ऑक्टेट रूल क्या हो गया था? फेल हो गया था। दूसरी लिमिटेशन बताता हूं मैं आपको ऑक्टेट रूल की, कि भाई मान लीजिए उसके पास लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है भी नहीं, फिर भी वो क्या है? स्टेबल। फॉर एग्जांपल BeF2, ठीक है ना भाई? लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास, इस बेरिलियम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, बेरिलियम है, बेरिलियम का नंबर कितना होता है? 4 होता है। और वैलेंसी की बात करो तो क्या लिखते थे आप? 2 2। तो इसकी 2 डॉट लगा दिए लास्ट वाली सेल के। अब ये बोलता है कि या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लेके आए या 2 को रिमूव कर। वो फंडा यहां पर नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कैसी बॉन्ड बना रहा है? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है इसके अंदर, पढ़ेंगे चैप्टर में। एक फ्लोरीन ये रहा और एक फ्लोरीन ये जुड़ गया।
अब इसके पास मैं देखूं तो ओवरऑल मान लो शेयरिंग वाले भी इलेक्ट्रॉन देखूं तो भी कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे? 4 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है फिर भी लास्ट सेल में, कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और फिर भी ये क्या है बेटा? स्टेबल। तो यहां भी ये चीज क्या हो गई थी? फेल हो गई थी। देखो अब कई बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये स्ट्रक्चर क्या चीज हो रही है? बेटा सारी चीज चैप्टर में आगे मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल के लिए जो बात आपने नहीं देखी नहीं पढ़ी उसको मान लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट उसकी लास्ट सेल में किसी एलिमेंट के 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए और वो फिर भी स्टेबल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है SF6, क्या बेटा? SF6। अब सल्फर की बात करूं तो सल्फर की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 6। तो मैं 6 डॉट लगा देता हूं, 1 2 3 4 5 6। और 6 इसके क्या साथ क्या जुड़ रहे हैं? फ्लोरीन जुड़ रहे हैं। 6 क्या जुड़ रहे हैं इसके साथ? फ्लोरीन। सही है ना भाई? 6 इसके साथ क्या जुड़ रहे हैं? फ्लोरीन। बेटा जी अब मैं अगर इस एटम की बात करूं, सल्फर की बात करूं, तो इसके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं बाय शेयरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। जबकि ऑक्टेट रूल तो ये कहता है कि लास्ट सेल में मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहां पर भी ये फेल हो जाता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट की वजह से। तो एक बात तो वैसे ओरली बता देता हूं आपको कि ऑक्टेट रूल ने किसी भी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में भी हमें नहीं बताया था। तो ये थ्योरी कुल मिला के कहने का मतलब ऑक्टेट रूल फेल हो गया था। पुरानी थ्योरी थी, सदियों से चली आ रही थी, तो इधर पे बता दिया गया, लेविस कोसेल ने बता दिया ऑक्टेट रूल के बारे में। तो कोई बात नहीं, ये थ्योरी फेल होगी। तो इससे ज्यादा एक्सेप्ट करा गया वो कौन सी थ्योरी थी? सेकंड नंबर पे आया कि भाई केमिकल बॉन्डिंग कब स्टेबल होगी। पहला तो बताया टू अचीव ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वो फेल हो गई आप बता रहे। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है बाय लोअरिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बाय लोअरिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को कम करके उसको स्टेबल बनाया जा सकता है। बेटा इधर देखो, मान लीजिए मेरे पास कोई रिंग है, ये देख लीजिए, ये एक रिंग है मेरे पास, दो, एक ये हो गई और एक ये हो गई। एक के ऊपर बॉल यहां पर रख दी मैंने, ठीक है भाई, और एक के ऊपर बॉल यहां रख दी मैंने। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आया, मैंने पूछा आपसे कि बताओ इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है? तो आप तुरंत बोलोगे सर ये स्टेबल है। रीजन, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ज्यादा है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कम है। आप मानते हो ना इस बात को? अगर खुद भी दिमाग में सोच के देख रहे हो तो आपको ये स्टेबल लग रही होगी, जबकि ये स्टेबल नहीं। रीजन, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। और बता दूं, मान लीजिए झरने देखे होंगे आपने, ऊपर से पानी गिरता है, पानी नीचे आके स्टेबल हो जाता है। ऊपर से गिर रहा है तो वहां पर वो अनस्टेबल है। रीजन, वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ज्यादा। वो खुद की पोटेंशियल एनर्जी को कम करके पानी भागता रहता है ताकि वो क्या हो जाए? एक टाइम पे स्टेबल हो जाए अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करके। ठीक है बेटा, तो ये तो सिंपल एग्जांपल थे। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करूं दूसरे तरीके से इलेक्ट्रॉन की भाषा में, तो आप देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो एटम है, सही है। ये क्या है? मेरे पास दो एटम है बेटा। अब इन एटम के अंदर मान लीजिए ये इस एटम का न्यूक्लियस है ए का, ये इसका न्यूक्लियस है बी का। एन बी लिख रहा हूं मतलब न्यूक्लियस है। ये इलेक्ट्रॉन है किसका? एन ए का इलेक्ट्रॉन है। इसको मान लीजिए ई ए लिख दो। क्या लिख दो? ई ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। और ये बाहर वाला है इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। तो दो चीजें हो गई ना, एन ए, ई ए, एन बी और ई बी। सही है भाई। देखो आपने एक चीज सुनी होगी,
जब मान लीजिए ये दोनों एटम पास पास आएंगे तो इनके पास दो टाइप के फोर्स लगेंगे। क्या? एक तो लगेगा Na में और Eb में, Na में और Eb में फोर्स लगेगा, Na का और Eb, न्यूक्लियस का, A के न्यूक्लियस का और B के इलेक्ट्रॉन का, मतलब दोनों के दोनों अपोजिट चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। एक क्या लगेगा बी के न्यूक्लियस पे और ई के इलेक्ट्रॉन पे। दोनों के दोनों फोर्स कैसे हैं? अट्रैक्टिव। अरे कैसे फोर्स हैं? अट्रैक्टिव है, सही है। दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, रीजन पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है, सही है ना भाई। और उससे अपोजिट इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब सेम चार्ज में Ea और Eb दोनों सेम चार्ज है। सेम चार्ज तो बच्चा भी जानता है, सेम चार्ज में क्या होगा? रिपल्सन। वही क्या होगा Na में और Nb में क्या होगा? रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन, सही है बेटा। तो अभी इधर पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और एक क्या लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। कहने का मतलब एक तो उसको दूर भगाएगा और एक कोशिश कर रहा है कि हम पास लाएं। अपोजिट चार्ज कोशिश कर रहा है कि पास लाएं और सेम चार्ज कोशिश कर रहा है कि मैं दूर भगा दूं उसको। तो अब यहां पर क्या होता है, जब तक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तो ये एटम क्या करते हैं? एक दूसरे के पास पास आते हैं। जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था एटम पास पास आए, और जैसे ही ज्यादा पास आए एक टाइम पर जाके ये रुक गए। रीजन, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग गया। अब इसको उल्टा फेंकने की कोशिश करेगा। तो पहले ये पास आए तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? कम हुई, ठीक है ना बेटा। और बाद में एक टाइम पे आने के बाद इनमें रिपल्सिव फोर्स लग गया तो एक जगह आकर ये रुक गए। और जो ये बीच में लेंथ बनी, इस लेंथ को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ, सही है भाई। ये फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के ऊपर। इस बॉन्ड को बोलोगे आप बॉन्ड लेंथ, जिस टाइम पर आकर वो एक दूसरे के पास पास रुक गए। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ बताता हूं आपको मैं छोटा सा, अगर किसी ने नहीं भी देखा है तो ध्यान से देख ले, समझ में आ जाएगा। देखो मेरे पास अक्सर दिया हुआ होता है ये बुक के अंदर ग्राफ। यहां पर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। और ये हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा? आर। आर क्या होता है बेटा? आर होता है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच का डिस्टेंस है आर, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है भाई। तो ग्राफ कुछ इस तरह का दिखाई देता है आपको, ये कुछ इस तरह का ग्राफ दिखाई देता है। पोटेंशियल एनर्जी नीचे नेगेटिव में भी गई है। हुआ क्या, मान लीजिए एक टाइम में इनके बीच में, दो एटम के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, इंफिनिटी था। यहां पर इंफिनिटी का मतलब ये नहीं है कि अनंत में चले गए, ये नहीं, क्योंकि एटम तो छोटा सा होता है। अगर 100 सेंटीमीटर भी डिस्टेंस कर दे तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो एक टाइम पे क्या था? आर क्या था? इनके बीच का डिस्टेंस क्या था? इंफिनिटी था। तो जैसे जैसे एटम पास आए, पास आते गए, पास आते गए, एटम पास आ रहे, एटम के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, इधर एटम आ रहा है तो, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती जा रही है? डिक्रीज हो रही है। एटम पास आए, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, और एक टाइम पर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? मिनिमम थी। क्या थी? मिनिमम थी। ये थी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं इसी को बेटा? बॉन्ड लेंथ। जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहीं पर आकर आपके एटम रुक जाएंगे, वहीं पर आके आपके एटम रुक जाते हैं। मैंने बोला था ना एटम रुक जाएंगे, मतलब अट्रैक्शन वहां पर कम हो गया, रिपल्सन स्टार्ट हो गया है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुकी है? मिनिमम हो चुकी है। अब जैसे जैसे मान लीजिए आप पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाओगे, क्या करोगे? पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाओगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो उसका रिपल्सन बढ़ेगा, और आपके जो एटम मॉलिक्यूल जो जुड़ रहे थे वो क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल हो जाएंगे बेटा। तो ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन होती है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, यहां पर आपका एटम क्या हो जाता है? जो कॉम्बिनेशन हो जाता है उनका
आपस में पास आने का वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। आप भी जानते हो आप लाइफ में खुद को स्टेबल कब कर सकते हैं, जब आप अपनी एनर्जी को कम करेंगे। क्या करेंगे, आप अपनी एनर्जी को कम करेंगे तो आप वहां पर क्या हो जाएंगे, स्टेबल। सेम यही चीज किसके अंदर होती है, काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो कब बनता है, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी, एटम्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। आई होप आपको यहां तक बेसिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहां तक अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।